नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज आपका जो फर्स्ट पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसमें से हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे थे। ब्रिटेन के संविधान में आज हम ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्रिटिश संसद जो है वो विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद है। डी लोमे ने ब्रिटेन की संसद की शक्ति को महसूस करते हुए, शक्ति को बताते हुए लिखा कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के। इसी कथन से आप समझ जाइए कि ब्रिटिश संसद कितनी शक्तिशाली है। ब्रिटिश संसद यानी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसके दो भाग हैं, दो अंग हैं। पहला है कॉमन सभा और दूसरा है लॉर्ड सभा। कॉमन सभा जो कि लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, और लॉर्ड सभा जो कि द्वितीय सदन है। देखिए, ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटेन की संसद विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली संसद है। इसके विषय में विचारक क्या कहते हैं, देखिए। ब्रिटिश संसद वैधानिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वो शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है। सिद्धांत ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, वह जैसा चाहे कानून बना सकती है, जिस ढंग से चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है। न्यायालय द्वारा उसके निर्मित कानूनों को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड में संसद संप्रभु अर्थात सर्वोच्च है। सकारात्मक अर्थ में यदि हम देखें तो संसद पूरे देश के लिए और किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। नकारात्मक अर्थ में यदि हम संसद की प्रभुसत्ता को देखें तो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को कोई भी न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश विचारक डी लोमे ने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने की। अब संसद की प्रभुसत्ता क्या है? देखिए, सबसे पहला, ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो कि ब्रिटिश संसद नहीं बना सकती। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, सामुदायिक आदि सभी प्रकार के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ब्रिटेन की संसद को है। दूसरी बात, संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। संविधान में संसद के द्वारा बड़े बड़े संशोधन किए जा सकते हैं और वो पूरी शासन प्रणाली भी बदल सकती है। जैसे राजतंत्र, चूँकि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पर आज भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो ब्रिटेन में उदाहरण के तौर पर ये मैं बता दूँ आपको कि ब्रिटिश संसद कोई भी संशोधन कर सकती है, तो वो राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र भी स्थापित कर सकती है। संसद की शक्तियाँ सर्वोच्च है, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, चाहे वो अनैतिक हो, अतार्किक हो या गैर कानूनी। ये तो बात की हमने ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता की। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या सरकार का कोई भी अंग इतना ज़्यादा तानाशाह हो सकता है, इतना ज़्यादा प्रभुसत्ता संपन्न हो सकता है कि दूसरा कोई भी अंग, दूसरा कोई भी व्यक्ति उस पर अंकुश ना लगा सके? यदि ऐसा है तो लोकतंत्र के मायने बदल जाते हैं। तो ब्रिटिश जो संसद है उसकी प्रभुसत्ता पर भी कुछ सीमाएं होती हैं, अन्यथा वो तानाशाह बन सकती है। वर्तमान समय में संसद की शक्तियों का स्वतः ही काफ़ी पतन हो गया। अब संसद कैबिनेट के हाथों कठपुतली बनती जा रही है। ब्रिटेन में संसद की शक्तियों के पराभव या पतन के कुछ कारण रहे हैं। जैसा पहला, व्यक्तिवाद को समाजवाद में
व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन। ब्रिटेन में समाजवादी शासन की स्थापना की जा रही है, राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, राज्य अधिक से अधिक सामाजिक व कल्याणकारी कार्य करने लगे हैं। फलस्वरूप देश का नेतृत्व मंत्रिमंडल के हाथों में अर्थात कार्यपालिका के हाथों में आने लगा है। दूसरा है विस्तृत चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र के कारण उम्मीदवार जो है वो दलीय आधार पर चुनाव लड़ते हैं। उसके दल के कड़े अनुशासन में बंधा हुआ होना पड़ता है, इसलिए संसद के सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा दल उन्हें आदेश देता है वैसा ही उन्हें करना पड़ता है। तीसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन। देखिए, प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल की शक्तियां या कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है कि संसद के पास जो है वो कानून बनाने के लिए अत्यधिक समय नहीं है और अत्यधिक सूक्ष्मता भी संसद के सदस्यों को कानून बनाने के विषय में नहीं होती। तो वो कानून की मोटी मोटी रूपरेखा बना देता है और उसका सूक्ष्म जो हिस्सा है या कानून को जो सूक्ष्म रूप देना है उसका कार्य जो है वो कार्यपालिका करती है। तो जब आपके पास पूरी पावर नहीं, मतलब पूरी समझ नहीं है उस कानून को बनाने के लिए, आप किसी पे डिपेंड हो कानून बनाने के लिए, तो स्वतः ही आपकी शक्ति भी विभाजित होती दिखती है। चौथा है वित्तीय नियंत्रण में ह्रास। मंत्रिमंडल जो है वो ही वार्षिक बजट तैयार करता है, संसद में पेश करता है, संसद में उसी रूप में पास कर देती है बजट को जैसा कि वित्त मंत्री रखता है। तो बजट या वित्तीय क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल ज़्यादा शक्तिशाली दिखता है। पांचवा है संसद की प्रक्रिया। देखिए, पेश होने वाले अधिकतर सरकारी विधेयक उन्हीं पर अधिकांश समय लग जाता है और निजी विधेयकों के लिए कम समय होता है। सरकारी विधेयक सरकार के द्वारा रखे जाते हैं, इसलिए अमूमन वो पास कर दिए जाते हैं। संसद की संप्रभु शक्ति पर और भी कई बातें हैं जो प्रतिबंध रखती हैं, जैसे जनमत। निम्न सदन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक लोकप्रिय सदन होता है, कॉमन सभा जो है वो ब्रिटेन की वो निम्न सदन है, जनप्रतिनिधि सदन है। तो जो जनप्रतिनिधि सदन है उसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। क्योंकि निम्न सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में वो जनमत के विरुद्ध नहीं जा सकता या ऐसा कोई कानून निर्मित नहीं कर सकता जो कि जनता के विरुद्ध हो। दूसरा और एक कारण है जो कि संसद की संप्रभुता पर अंकुश लगाता है, वो है नैतिक बंधन। संप्रभु होने के बाद भी संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नैतिक मर्यादाओं के प्रतिकूल हो। तीसरा जो अंकुश लगाता है वो है परंपराएं। संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो सुस्थापित परंपराओं के प्रतिकूल हो। चौथा है कानून का शासन। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का मूल आधार विधि का शासन है, अर्थात विधि के अनुसार कानूनों का निर्माण करना पड़ेगा। यदि कोई भी संस्था इसका उल्लंघन करती है तो या उसके विपरीत जाती है तो गंभीर जन प्रतिक्रियाएं उसको झेलनी पड़ेगी। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी किन्हीं नियमों का निर्माण ब्रिटिश संसद नहीं कर सकती। इस प्रकार इंग्लैंड की संसद सैद्धांतिक रूप से सर्वशक्तिशाली सर्वेसर्वा है, किंतु कानूनी दृष्टि से कितनी भी शक्तिशाली हो, किंतु व्यवहार में उसकी संप्रभुता पर बहुत सारे बंधन लगे हुए हैं, बहुत सारे अंकुश लगे हुए हैं। अब ब्रिटिश संसद का जो स्वरूप है वो इस प्रकार से है कि ब्रिटिश संसद की दो सदन हैं, एक कॉमन सभा और एक लॉर्ड सभा। कॉमन सभा जैसे कि भारत में हमारा संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा।
जैसे कि लोकसभा जो है वो हमारा निम्न सदन है या लोकप्रिय सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और उसी प्रकार से ब्रिटेन में जो है वहाँ की पार्लियामेंट के दो भाग हैं, एक कॉमन सभा और एक लॉर्ड सभा। कॉमन सभा ही ब्रिटिश संसद है। हमारे यहाँ यदि हम तुलना करके देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में से लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, लेकिन राज्यसभा की स्थिति भी बहुत अधिक शक्तिहीन नहीं है। लेकिन ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो ब्रिटेन विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ का द्वितीय सदन, संसद का द्वितीय सदन सबसे शक्तिशाली कमज़ोर सदन है। इसी तरीके से यदि हम संसद के द्वितीय सदन की शक्तिशाली होने की बात करें तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ की संसद का द्वितीय सदन अर्थात सीनेट सबसे अधिक शक्तिशाली है। राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा शक्तिहीन जरूर है, कम शक्तियों वाली जरूर है, लेकिन बिल्कुल लॉर्ड सभा की भांति शक्तिहीन नहीं है। तो ब्रिटेन की संसद एक तरीके से कॉमन सभा ही कही जाती है, क्योंकि लॉर्ड सभा का अस्तित्व वहाँ लगभग नगण्य है। कॉमन सभा ही ब्रिटिश संसद है। सिडनी लॉ के अनुसार लोक सदन संसार की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमय संस्था है। वर्तमान समय में कॉमन सभा की सदस्य संख्या लगभग 650 है। वहाँ पर कॉमन सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। मताधिकार की आयु निश्चित है। योग्यता और विशेषाधिकार वहाँ के सदस्यों को प्राप्त है। कार्यकाल जो है कॉमन सभा का वो 5 वर्ष है और विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर समय से पूर्व इसको भंग भी किया जा सकता है। कॉमन सभा का अधिवेशन साल में एक बार होना आवश्यक है और इसका पदाधिकारी जो होता है वो स्पीकर होता है। अब कॉमन सभा की शक्तियाँ क्या क्या हैं? सबसे पहली जो शक्ति है, देखिए, सरकार जो है इसके 3 अंग प्रमुख हैं। सबसे पहला व्यवस्थापिका यानी संसद, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है उसका मुख्य काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को संचालित करना, क्रियान्वित करना, और न्यायपालिका का कार्य है उन कानूनों की रक्षा करना और ये देखना कि ये देखना कि किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उन कानूनों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। तो व्यवस्थापिका जो है, संसद जो है, उसका काम है, सबसे पहला काम है विधि निर्माण करना। तो जब हम कॉमन सभा की शक्तियों की बात कर रहे हैं तो हम एक तरीके से संसद के कार्यों की बात कर रहे हैं, संसद की शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो पहला है विधि निर्माण की शक्ति। विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद को असीमित शक्तियाँ प्राप्त है। कॉमन सभा किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। सैद्धांतिक रूप से कानून बनाने के लिए सम्राट, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा की सहमति आवश्यक है, किंतु व्यवहार में राजा की सहमति नाम मात्र की होती है। लॉर्ड सभा अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए उसको विलंब कर सकती है। अंततः कानून निर्माण में मुख्य रूप से जो भूमिका निभाई जाती है वो कॉमन सभा के द्वारा निभाई जाती है। दूसरी है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका पर नियंत्रण ब्रिटेन में केवल कॉमन सभा के पास है, लॉर्ड सभा के पास नहीं है। मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रियों से प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि पारित करने का अधिकार कॉमन सभा के पास है। प्रधानमंत्री केवल कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो कार्यपालिका क्षेत्र में भी कॉमन सभा की शक्तियाँ अधिक हैं। वित्तीय क्षेत्र में बजट पर कॉमन सभा का एकाधिकार होता है। लॉर्ड सभा को वित्त विधेयक 1 माह तक रोकने का अधिकार है। वित्त विधेयक सबसे पहले कॉमन सभा में ही पेश किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनता से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी कॉमन सभा के द्वारा किए जाते हैं। विश्व का
सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन भी ब्रिटेन की कॉमन सभा है। संसद और कॉमन सभा वहाँ पर्याय है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी कॉमन सभा के पास ही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जब हम संसद की बात करते हैं तो कॉमन सभा जो है वो अधिक शक्तिशाली है। दूसरी है लॉर्ड सभा। देखिए, लॉर्ड सभा जो है उसके स्वरूप जो है वो इस तरीके से है कि उसमें कुलीन वर्ग जो है वो अधिक सम्मिलित है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र शासन के तीनों रूप देखने के लिए मिलते हैं। राजतंत्र सम्राट के रूप में, कुलीन तंत्र लॉर्ड सभा के सदस्यों के रूप में और लोकतंत्र कॉमन सभा के सदस्यों के रूप में। तो राजा राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है और कॉमन सभा लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या बदलती रहती है। जनवरी 1911 तक लॉर्ड सभा की सदस्य 741 थी। इसके सदस्यों को भी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। लॉर्ड सभा के कार्य भी वही हैं जो कॉमन सभा के हैं। विधि निर्माण करना, वित्तीय कार्य, परामर्श संबंधी कार्य, कार्यपालिका कार्य और न्यायपालिका कार्य। लेकिन व्यवहार में इसके कार्य जो हैं वो कार्य क्षेत्र में उसको लॉर्ड सभा को अधिकार नगण्य प्राप्त है और उसे कॉमन सभा का अनुसरण ही करना पड़ता है। अब जब कॉमन सभा का ही अनुसरण लॉर्ड सभा को करना पड़ता है तो समय समय पर ये प्रश्न उठता है कि जब ये संस्था इतनी शक्तिहीन है तो इसको बनाए रखने का क्या औचित्य है, इसे समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाता। इसकी कई विचारकों के द्वारा आलोचना की जाती है। ये कहा जाता है कि ये एक अप्रजातांत्रिक सदन है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार जो है वो वंशानुक्रम है और वंशानुक्रम जो है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के विरुद्ध है। सदस्यता का आधार निर्वाचन और योग्यता न होकर उत्तराधिकार है और नामांकन है। दूसरा है धनपतियों का गढ़। जैसे कि मैंने अभी बताया कि लॉर्ड सभा जो है उसमें कुलीन वर्ग के लोग शामिल हैं। तो लॉर्ड सभा में जब कुलीन वर्ग के लोग शामिल हैं तो जिनके पास पैसा है वो पैसा देके इस सदन में आ जाते हैं। फिर तीसरा है अनुदारवादियों का गढ़। सामंती और धनिक वर्गों का प्रभुत्व होने के कारण ये प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करता है। अनुदार दल की सरकार बनने पर सहयोगी मजदूर और अनुदार दल की सरकार बनने पर कानूनों को बढ़ावा मिलता है। इसके सदस्य भी अमूमन राजनीति के प्रति या शासन के प्रति उदासीन रहते हैं और विश्व का सबसे शक्तिहीन सदस्य होने के नाते इस पर प्रश्न चिन्ह बार बार में लगाए जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।